हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 56। पूरे सेट का ये सेट नंबर 56 है और हीट चैप्टर का ये पार्ट 4 है। हीट चैप्टर का पार्ट 4 है। इसमें टोटल 8 पार्ट्स आएंगे, मिनिमम 8 पार्ट्स आएंगे, 8 से 9 भी हो सकता है। देखिए, मैंने आपसे कहा था हीट जो है ये कोई एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में एक यूनिट है। ये अपने आप में एक यूनिट है जिसके अंदर 4 से 5 चैप्टर्स आते हैं। 4 से 5 चैप्टर्स आते हैं। तो जब इतने सारे चैप्टर्स को कवर कराया जाएगा तो डेफिनेटली सवाल तो काफ़ी सारे बनेंगे ही। तो इसमें हम लोग 200 से लेकर के 225 सवाल तक करेंगे, इसलिए 8 से लेकर के 9 पार्ट्स तक इसमें आ सकते हैं। सवाल आपसे एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर हीट से सवाल आ गया तो इतने सारे सवाल हम लोग कर लेंगे और इतने अच्छे से मैं कवर करवा दूंगा कि सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। तो जिनको ये लग रहा है कि काफ़ी सारे पार्ट्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप धैर्य रखेंगे, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तभी जाकर के एग्जाम में आपसे सवाल बनेगा, वरना चैप्टर तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन सवाल आपसे बनेगा नहीं। तो आप निश्चिंत होकर के वीडियो देखिए। आप में से गोरखपुर के कौन है? गोरखपुर। पिछले 2 दिन मैं गोरखपुर में ही था। मेरे बाल जो है काफ़ी ज़्यादा टूट रहे थे, यानी कि हेयर फॉल था, तो मैं गोरखपुर गया था डॉक्टर के पास। परसों गया, परसों रहा, कल रहा और आज आया हूँ। काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, उन दोनों का भी बाल झड़ रहा था तो उन दोनों ने वहाँ से इलाज कराया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, इसलिए मैं वहाँ पर गया था। तो 1 साल इलाज चलेगा टोटल, है ना। 1 साल जो है इलाज चलेगा। 1 साल इलाज होने के बाद अगर अच्छा रिजल्ट आया, जो कि मुझे उम्मीद है आना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आया, बाल टूटने बंद हो गए हैं, बाल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं 1 साल के बाद वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि वो डॉक्टर कौन है। और अगर आप में से किसी के साथ ये समस्या है बालों के झड़ने का, टूटने का, तो आप जाकर के वहाँ पर एक बार चेकअप करवा लेना। तो 2-3 लोग हैं मेरे नज़र में जिनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। उसका तो जो भी मैं जानता हूँ उसका तो पूरा बाल साफ़ हो गया था, फिर भी उनका बाल आ गया। तो मुझे भी उम्मीद है मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर ये ट्रीटमेंट सफल रहा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये समस्या जो है बालों का झड़ना, हेयर फॉल इतना कॉमन हो चुका है, इतना कॉमन हो चुका है कि हर 10 में आपको 4-5 मिल जाएगा जिसके बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं, और आप में से भी काफ़ी सारे होंगे। तो अगर मेरे साथ ये रिजल्ट पॉजिटिव रहा ना, अगर अच्छा रहा, ट्रीटमेंट सही रहा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ताकि आप भी जाकर के एक बार चेकअप करवा लो। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का ID है, आप इस ID के माध्यम से, या फिर ये QR कोड है, आप इस QR कोड के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो PDF को डाउनलोड करने के लिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, जल जो है वाष्पीकृत नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा यदि। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जो जल है ये भाप में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम लोग उबलना बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर 100 डिग्री से नीचे किसी भी तापमान पर जल भाप में बदल रहा है तो उसे हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या होगा कि जल वाष्पीकृत होगा, लेकिन उसे हम लोग उबलना बोलेंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? वाष्पीकरण बोल देते हैं। लेकिन अगर आर्द्रता 100% है, वैसे केस में क्या होगा कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा, जल जो है भाप में नहीं बदलेगा। 100% आर्द्रता का मतलब समझ रहे हो? यानी जो एयर है उसका पेट जो है भरा हुआ है, वो और ज्यादा जलवाष्प जो है नहीं खाएगी। उसका पेट जो है ऑलरेडी भरा हुआ है, जितनी मात्रा में जलवाष्प उसे खानी थी वो खा चुकी है, अब वो और ज़्यादा नहीं खाएगी, और ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकती है। तो अगर 100% ह्यूमिडिटी है, वैसे केस में क्या होगा कि जल जो है वाष्पीकृत नहीं होगा। तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन भट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? मेटलर्जी में जो ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल होता है उसके अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो उसके टेम्परेचर को मापने के लिए इसमें से कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाएगा? पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। पायरोमीटर जो है दूर से ही ये टेम्परेचर को माप लेता है, पायरोमीटर। इसी को हम लोग पूर्ण विकिरण उत्तापमापी बोलते हैं, या फिर रेडिएशन पायरोमीटर बोलते हैं, रेडिएशन थर्मामीटर बोलते हैं, तो कई सारे नाम से पुकारते हैं। पायरोमीटर दूर से ही क्या करता है कि टेम्परेचर को मेजर कर लेता है।
निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सैद्धांतिक रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है, अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, लेकिन निम्नतम ताप की एक सीमा है और वो है 0 केल्विन। किसी भी वस्तु का ताप 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता। 0 केल्विन को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं। एल्कोहल, एल्कोहल में भी कौन सा, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को ही हम लोग एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल जो है ये IUPAC नाम है, इथाइल एल्कोहल जो है ये सामान्य नाम है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो CH3CH2OH, ये है इथाइल एल्कोहल या फिर एथेनॉल बोल दो। इसका हिमांक क्या है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कौन से तापमान पर ये एल्कोहल जम जाता है। तो ये है -115 डिग्री सेल्सियस लगभग में, लगभग -115 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद जो एल्कोहल है ये जम जाता है। एल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है निम्न ताप को मापने के लिए, निम्न ताप को मापने के लिए। इसका कारण यही है, -115 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के ये जमता है, तो काफ़ी निम्न तापमान को भी ये माप सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये है इसका फ्रीजिंग पॉइंट और ये है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये उबलने लगेगा कौन से तापमान पर, 78 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट। किसके लिए है ये, एथेनॉल के लिए है। और -39 डिग्री सेल्सियस ये है फ्रीजिंग पॉइंट और ये है 357 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, ये है मरकरी के लिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये आपको याद होनी चाहिए। तापमापी बनाने के लिए पदार्थ के ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो डैश पर निर्भर करता है। अगर थर्मामीटर बनाना है तो पदार्थ के ऐसे गुणों का प्रयोग किया जाता है जो डिपेंड करता है किस पर, तापमान पर। हमें क्या करना है कि तापमान मापना है, हमें तापमान मापना है, तो हम लोग ऐसे गुणों का इस्तेमाल करेंगे जो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता हो, तभी तो तापमान माप पाएंगे। हम उस चेंज को देखेंगे और उसके हिसाब से टेम्परेचर का अनुमान लगाएंगे। तो ऐसे पदार्थों, ऐसे गुणों का प्रयोग किया जाता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो द्रव थर्मामीटर होते हैं, लिक्विड थर्मामीटर होते हैं, उसमें लिक्विड का वॉल्यूम देखा जाता है, क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। तो वॉल्यूम चेंज को देख करके हम टेम्परेचर चेंज का अंदाजा लगा लेते हैं। सेम गैस तापमापी में गैस का आयतन जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी आप तो जानते ही हो कि जो प्रतिरोध है ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, कम करने से कम होता है। तो रेजिस्टेंस में अगर चेंज हो रहा है तो उससे हम लोग टेम्परेचर का भी अंदाजा लगा लेंगे। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसमें उत्सर्जित विकिरण की जो ऊर्जा या तरंगदैर्घ्य होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो तरंगदैर्घ्य को देख करके हम लोग टेम्परेचर बताएंगे यहाँ पर। ताप युग्म तापमापी, इसमें जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है या फिर विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF में चेंज को देखते हुए टेम्परेचर चेंज का पता लगाया जाता है, क्योंकि जो ये भी विभवांतर है, ये भी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ताप युग्म तापमापी, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोकपल थर्मामीटर आधारित है। ये आधारित है स्टीफन के नियम पर, है ना, स्टीफन के नियम पर। और स्टीफन का जो नियम है ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापे जाते हैं किससे, ताप युग्म तापमापी से। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसी को पायरोमीटर बोलते हैं, आधारित है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी है या फिर जो पायरोमीटर है ये बेस्ड है किस पर, सीबेक इफेक्ट पे, सीबेक्स इफेक्ट, सीबेक के नियम पर। इसके बारे में हम लोग हीट चैप्टर में ही पढ़ेंगे आगे आने वाले सेट्स में। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, इसका प्रमाण जो है सबसे पहले दिया था रमफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने, रमफोर्ड। और एक्सपेरिमेंटली जो है इस चीज को प्रूफ किसने किया था, जूल ने, जब उन्होंने दिया था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना। जे का मान आपको याद होगा 4.186 जूल पर कैलोरी। क्या कहा था इन्होंने कि 4.186, जिसे हम लोग 4.2 जूल बोलते हैं लगभग में, इतना कार्य से जो है हम लोग 1 कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन करवा सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूफ किया था जूल साहब ने, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहले इस चीज का प्रमाण किसने दिया था, रमफोर्ड ने। किसने बर्फ के 2
टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अब ये आपको लग रहा होगा यार कमाल है, ये कौन सा सवाल है, बर्फ के टुकड़े को घिसकर पिघला दिया था, इसमें कौन सा बड़ी बात है। आज आपको ऐसा लग रहा है ना, लेकिन एक टाइम था जब लोग ये सोचा करते थे कि अगर बर्फ को पिघलाना है तो उसके लिए हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी, हीट जो है सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब इन्होंने बर्फ को आपस में घिसा तो बर्फ जो है पिघलने लगी। यहाँ पर कोई ऊष्मा तो नहीं दी गई है, तो फिर बर्फ पिघल कैसे रही है? क्योंकि उस समय क्या है कि वर्क और हीट, कार्य और ऊष्मा, ये दोनों अलग अलग चीजें थी। तो ये उसी चीज का एक प्रूफ था कि भैया देखो, जो बर्फ को हम घिस रहे हैं आपस में तो हम कार्य कर रहे हैं, वहां पर जो घर्षण बल है वो कार्य कर रहा है और उस कार्य से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और उसके बाद बर्फ जो है पिघल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य से ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, कार्य से ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ तब जाकर के बर्फ जो है पिघली है, मतलब कार्य ऊष्मा में संबंध है। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वाष्पीकरण के संबंध में बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इवेपोरेशन और एक क्या होता है, बॉइलिंग। बॉइलिंग जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्वथन। क्वथन, तो बॉइलिंग के बारे में मैंने आपसे कहा कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, ये खास टेम्परेचर पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। बॉइलिंग पॉइंट पर अगर कोई लिक्विड, अगर कोई द्रव वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर, तब हम उसे बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो यह द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। बॉइलिंग भी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, वाष्पीकरण भी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है और वाष्पीकरण बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी ताप पर होता है। और भी अंतर है, यह एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जो है सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण में क्या होगा, जैसे मान लो ये पानी है, इसमें ये पानी भरा हुआ है इसमें, तो वाष्पीकरण में क्या होगा कि जो सतह के जो अणु हैं जल के, केवल सतह के जो अणु हैं वो कुछ ऊर्जा को पा करके वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ अणु, कुछ मात्रा में जो अणु होते हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग में क्या होगा, पूरा पानी ही बॉइल करेगा, पूरे के पूरे जल के जो अणु है वो फटाफट से क्या होंगे कि वो वाष्प में कन्वर्ट होते चले जाएंगे तेजी के साथ। लेकिन ये तो एक अपने आप में एक धीमी प्रक्रिया है, प्लस जो सतह के जो अणु होते हैं केवल वही जो है ऊर्जा को पा करके वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव से वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह एक सतही प्रक्रिया है, जबकि बॉइलिंग सतही प्रक्रिया नहीं है, ये पूरे द्रव के साथ होता है। यह क्वथनांक से निम्न किसी भी ताप पर हो सकता है, सही है, ये सही है। यह एक तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है, गलत हो जाएगा। तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया जो है ये बॉइलिंग है, ये फास्ट है, ये फास्ट प्रोसेस है। जबकि वाष्पीकरण जो है ये तो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। तो ये भी सही है, ये गलत है। हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा, बाकी ए बी सी जो है सही है। निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए जल को ऊष्मा की आवश्यकता होगी? जल को ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उबलने के लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जल को जमने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती नहीं है, बल्कि जल तो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। अगर जमना है तो ठंडा होना पड़ेगा ना, ठंडा होने के लिए क्या करना होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करना होगा, तो इसके लिए नहीं चाहिए। जल को भाप में बदलने के लिए ऊष्मा चाहिए। निम्न में से किस घटना के लिए वाष्पीकरण उत्तरदायी है? वाष्पीकरण जो है उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। निम्न में से किस घटना के लिए? पसीने के सूखने पर ठंडक महसूस होना। पसीने का जब वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, ये चीज़ तो आप फील करते ही होंगे, खास करके अभी गर्मी का टाइम है तो और भी ज़्यादा। पसीने का जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्प में बदलने के लिए द्रव को क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। वो ऊष्मा जो है हमारे शरीर से ही प्राप्त करके वाष्प में कन्वर्ट होता है, तो इससे हमें ठंडक महसूस होती है। कूलर द्वारा ठंड उत्पन्न करना, यह भी वाष्पीकरण के कारण होता है। सुराही का पानी ठंडा होना वाष्पीकरण के कारण होता है। प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर द्वारा ठंडक उत्पन्न करना, इन सब के पीछे जो उत्तरदायी है वो है वाष्पीकरण। इन सारे ही चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ई हमारा आंसर हो जाएगा।
बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सवाल पूछा हुआ नहीं है एग्जाम में, मैंने खुद से जो है फ्रेम किया हुआ है इस सवाल को। और वाष्पीकरण के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप क्वेश्चन बैंक पलटा कर देख लो किसी भी एग्जाम का, तो वाष्पीकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है धड़ल्ले से सवाल आते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। प्रशीतक में फ्रियोन का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्रियोन जो है ये व्यापारिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। हालांकि अब जो है इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे ओजोन लेयर में डिप्लेशन होता है। तो इस पर क्या है कि रोक लगा दिया गया है कि जो भी ये रेफ्रिजरेटर या फिर एसी बनाने वाले जो कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो इसका इस्तेमाल किया जाता था फ्रियोन का वाष्पीकरण करके ठंडक उत्पन्न करने के लिए। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, फ्रियोन का वाष्पीकरण करवा करके ही ठंडक उत्पन्न किया जाता था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वाष्पन की दर निर्भर करती है। वाष्पन की दर जो है निर्भर करती है किस पर? द्रव के ताप पर निर्भर करती है, द्रव के खुली सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, वायु की गति पर निर्भर करती है और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक ई हमारा आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर निम्न कारकों पर निर्भर करती है। द्रव के ताप पर, देखो द्रव का ताप अगर बढ़ा दो तो जो वाष्पीकरण की दर है, जो रेट है, ये बढ़ जाती है। द्रव के खुली सतह के क्षेत्रफल पर अगर हम इससे बढ़ा दें तो भी जो रेट है ये बढ़ जाती है। वायु की गति अगर तेज हो तो भी रेट जो है ये बढ़ जाती है। आर्द्रता अगर ज़्यादा हो, ऐसे केस में जो रेट है वो कम हो जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को हम लोग आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन हमें चूज करना है। आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, परसेंटेज में बताया जाता है, ये सही है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं, ये भी सही है। संतृप्त अवस्था पर वायु और अधिक जलवाष्प धारण नहीं कर सकती। संतृप्त अवस्था यानी कि सेचुरेटेड स्टेट, सेचुरेट हो चुकी है वायु जो है, एयर जो है सेचुरेट हो चुकी है। जो एयर है वो क्या हो चुकी है? सेचुरेट हो चुकी है, यानी कि संतृप्त हो चुकी है, तृप्त हो चुकी है, मतलब इसका पेट जो है भर चुका है। पेट जो है भर चुका है। जैसे मान लो आपने बहुत ज़्यादा मिठाई खा लिया और आप बोल रहे हो कि भैया अब ना खा पाऊंगा मिठाई, बहुत हो गया, यानी कि आप सेचुरेट हो चुके हैं। अब आपके पास क्षमता नहीं है कि आप और मिठाई खा सके, आप सेचुरेट हो चुके हैं। तो जब एयर सेचुरेट हो जाए मतलब उसमें जो वेपर है वो भरपूर मात्रा में है, अब और ज़्यादा वेपर जो है, जो एयर है वो कंटेन नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती है। समुद्र तटीय स्थानों पर आर्द्रता जो है प्रायः कम होती है, तो गलत हो जाएगा। समुद्र तटीय स्थानों पर आर्द्रता जो है वो ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। कारण क्या है भाई? समुद्र का पानी वाष्पीकृत होकर के हवा में आएगा, तो वहाँ की जो हवाएं हैं उसमें नमी जो है ज़्यादा होती है। अपेक्षिक आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। समुद्र तटीय स्थानों पर आर्द्रता प्रायः अधिक होती है, वर्षा ऋतु में भी आर्द्रता बढ़ जाती है। अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप शादी में गए और आप बोल रहे हो कि यार मैंने तो 3 ही मिठाई खाया है, लेकिन मेरे पास क्षमता तो इतनी है कि मैं 20 मिठाई खा सकता हूँ। आप शादी में गए, आपने कहा कि मैंने तो 3 ही मिठाई खाया है, लेकिन मैं खा 20 सकता हूँ। मतलब ये आपकी क्षमता है अगर हम परसेंटेज में बात करें तो, कि प्रेजेंट टाइम में आपने खाया कितना और आपके पास क्षमता कितनी है कि आप खा सकते हो। ठीक वैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकालते हैं, उस टेम्परेचर पर एयर में वाटर वेपर है कितना और एयर के पास कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड करने की। तो इससे आप जो है दिमाग में रख सकते हो कि आपने 3 मिठाई खाया है लेकिन आपके पास क्षमता है 20 मिठाई खाने की। एयर के पास वाटर वेपर अमाउंट है कितना और वो कितना मैक्सिमम होल्ड करके रख सकती है, उसी का रेशियो ले लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? मनुष्य जो है ह्यूमिडिटी से परेशानी महसूस करता है, असहज महसूस करता है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि जो पसीने हमें आते हैं वो वाष्पीकृत नहीं हो पाते हैं, तो चिपचिपा सा जो है हमारा शरीर रहता है, वाष्पीकृत नहीं हो पाएगा अगर आर्द्रता ज़्यादा होगा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
सवाल में ये बोल रखा है कि अगर लिक्विड जो है ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। लेकिन अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं, हिंदी में हम इसे क्वथन बोलते हैं। तो ये दोनों जो है अलग अलग बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो वाष्पीकरण हम लोग बोलेंगे। भाप इंजन के आविष्कारक हैं। भाप इंजन के आविष्कारक कौन है? स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? ये है जेम्स वाट। जेम्स वाट भाप इंजन के आविष्कारक है जेम्स वाट। आर्क लैंप के आविष्कारक है डेवी, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। डायनेमो के आविष्कारक है माइकल फैराडे। केल्विन थर्मामीटर का आविष्कारक है लॉर्ड केल्विन। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की खोज किसने की? जूल ने। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। एक वायुमंडलीय दाब पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पानी के लिए कितना बोलते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। लेकिन अगर हम पहाड़ों पर चले जाएं तो जो वायुमंडलीय दाब है वो 1 atm से कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम हमारा आंसर हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो कपूर है ये सीधा सॉलिड से, सीधा ठोस से जो है ये वाष्प में कन्वर्ट हो गया। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो ठोस से पहले वो द्रव अवस्था में आता है, उसके बाद गैस अवस्था में आता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि गर्म करना शुरू कर दो तो सीधा वो ठोस से गैस ही बन जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। संघनन क्या होता है? संघनन होता है वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना। इसे हम लोग संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। संघनन जैसे जो ठंडा पानी का बोतल होता है उसके बाहर आप देखते होंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। जो बोतल के चारों तरफ जो हवा है उसमें जो भाप है वो उस ठंडे बोतल के कांटेक्ट में आने से वो भाप जो है द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग संघनन बोलते हैं। डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 केल्विन बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जहां डेल्टा टी तापमान में अंतर है। देखिए टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस हो तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बराबर में ये 1 केल्विन है, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस है तो ये 1 केल्विन के बराबर हो जाएगा। देखिए डेल्टा टी जो है ये तापमान में अंतर है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, जबकि ये एग्जैक्ट टेम्परेचर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो डेल्टा टी है वो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 केल्विन बात बराबर ही है और बराबर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी टेम्परेचर में अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करो तो केल्विन में भी 1 केल्विन का ही चेंज होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में 1.8 यूनिट से चेंज आ जाएगा। यदि वस्तु ए और बी के तापमान में 25 केल्विन का अंतर है, यानी फिर से जो 25 केल्विन है आपके पास ये डेल्टा टी है, ना कि यहाँ पर ये है। ये 25 केल्विन आपको नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, आपको डेल्टा टी दे रखा है कि ये तापमान में जो अंतर है, दो वस्तु के तापमान में जो अंतर है वो 25 केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस में ये अंतर बताओ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 केल्विन, तो ये 25 केल्विन हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। तापमान में अंतर जो है डिग्री सेल्सियस में जो होता है वही केल्विन में होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि तापमान में परिवर्तन 25 केल्विन हो तो डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 273 क्या करो, इसमें आप घटा दो, ऐसे 273 घटा करके -248 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर। ये नहीं करना है, ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 25 केल्विन तापमान में अंतर दे रखा है, ना कि एग्जैक्ट तापमान आपको दे रखा है। इस बार क्या है कि डेल्टा टी जो है हमें दे रखा है 25 केल्विन, तो इस बार बोल रखा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर ये अंतर कितना होगा। हम लोगों ने अभी केल्विन में देख लिया और डिग्री सेल्सियस में देख लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस।
थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि डेल्टा टी अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो ये बराबर 1 केल्विन हो जाएगा, बराबर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करोगे तो फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री का चेंज आएगा। तो अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर रहे हो तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये 45 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर होगा। 45 हमारा आंसर 45 ही होगा ना। 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 15, 3 और 1 4, सॉरी ये 2.5 नहीं है, ये 25 है, ठीक है 25, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी हमारा आंसर। तो यहाँ पर जाकर के जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है और ये सेट नंबर कौन सा है हमारा, 56। थैंक यू सो मच।